हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में जिसमें हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया, उसमें हमने ये सीख लिया वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, टेंसर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर्स को भी कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीज़ें हैं स्पेशल। और एक चौथी चीज़ और भी आएगी, फोर्थ पॉइंट, जिसे कहते हैं रिजोल्यूशन। तो ये चार स्पेशल ऑपरेशंस हैं जो वेक्टर्स के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है। ठीक है, डिवीजन इसके अंतर्गत नहीं आता। पहले बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, यानी वेक्टर्स को प्लस करना है, ऐड करना है। तो वेक्टर को प्लस करने के दो मेथड्स, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है और दूसरा होता है मैथमेटिकल मेथड, या इसको हम एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। मैथमेटिकल मेथड को एनालिटिकल मेथड भी कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल मेथड के अंतर्गत दो प्रकार के मेथड्स मिलेंगे, एक ट्रायंगल मेथड और एक पैरेललोग्राम मेथड। ये दो वेक्टर्स को प्लस करने के लिए, अगर दो से अधिक वेक्टर्स आते हैं तो उस केस में हम पॉलीगॉन मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो आइए हम एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल मेथड क्या होता है ज्योमेट्रिकल मेथड के अंतर्गत। ज्योमेट्रिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम। ट्रायंगल मेथड्स के अंदर क्या होता है, इसके तीन स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहले स्टेप 1, ड्रा फर्स्ट वेक्टर। दूसरा स्टेप, ज्वाइन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टू हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और थर्ड स्टेप है ज्वाइन अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है। इसके स्टेप को फॉलो करके प्लस करते देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ड्रा फर्स्ट वेक्टर, यानी ए को ड्रा कर दिया। चलो ए ड्रा हो गया, ये दिस इज वेक्टर ए। नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर। इसके टेल को यहां पर ज्वाइन करना, कहां पर? टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसके फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। ठीक है, ये जो वेक्टर बी है ये हमने इसके जैसा कहा था वैसा ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन किया बी के टेल को ए के हेड से। ठीक है, इसके बाद क्या करना, ज्वाइन अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का ये है टेल, सेकंड वेक्टर का ये है हेड, और इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो जो रिजल्ट मिल रहा है दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर को आर से लिखा जाता है, आर इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आया? नाउ ये था ट्रायंगल मेथड। पैरेललोग्राम मेथड के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर आपके पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, ड्रा टू वेक्टर्स एज अ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बाय ज्वाइनिंग देयर टेल्स। दोनों वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करके इस तरह से रिप्रेजेंट करना जैसे कि वो एक पैरेललोग्राम के साइड, दो साइड को रिप्रेजेंट करते, वो भी कंसेक्यूटिव साइड्स। जैसे कि आपके पास दो वेक्टर ए और बी, पहले वेक्टर ए को मैंने ड्रा कर दिया, जैसा है वैसे ही ड्रा करना। फिर वेक्टर बी को भी ड्रा करना, लेकिन इनके टेल्स को ज्वाइन करके। दिस इज वेक्टर बी। नाउ अब क्या करें, इनको एक पैरेललोग्राम की साइड की तरह रिप्रेजेंट करें। तो डॉट डॉट से आप एक पैरेललोग्राम इसका कंप्लीट कर लें। पैरेललोग्राम जिसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है हिंदी में। ये पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद ड्रा डायगोनल वेक्टर फ्रॉम देयर टेल्स, उनके टेल से, यानी इनका टेल ये है, इससे जाता हुआ आपको डायगोनल वेक्टर खींचना, यानी एक विकर्ण इसका खींच देना है इससे यहां तक, और यही इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दिस विल बी आर, जो कि हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम मेथड।
ट्रायंगल मेथड के अंतर्गत पहला वेक्टर खींचो, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दो, फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा। फिर पैरेललोग्राम मेथड के अंतर्गत क्या होता है, पैरेललोग्राम मेथड में आपको दोनों वेक्टर्स को इस तरह से उनके टेल को ज्वाइन करके खींचना कि वो एक पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, वो भी कंसेक्यूटिव साइड्स को। फिर क्या करना है, एक ऐसा विकर्ण खींचना जो दोनों वेक्टरों के टेल से होकर जाता हो, यही विकर्ण जो होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा यही इनका रिजल्टेंट होगा। ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला सेम साइज के हैं और सेम डायरेक्शन में, यानी इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस सेम है। इसका मतलब चाहे ये मेथड हम यूज़ करें ट्रायंगल मेथड और चाहे पैरेललोग्राम मेथड, दोनों से जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो सेम मिलने वाला है। ठीक है, एक और मेथड होता है पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड, अगर हम इस मेथड की बात करें, थर्ड मेथड जो आपका है, ये तब यूज करेंगे जब वेक्टर्स मोर देन 2, दो से अधिक वेक्टर्स हो तो उनके लिए। जैसे ए बी है आपके पास, एक वेक्टर और ले लिया, कहा कि एक वेक्टर है आपके पास, ये ऐसे दे दिया, ये कह दिया वेक्टर सी है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों निकालो, तो उस केस में क्या करेंगे, आपने ए और बी को प्लस किया तो ये वेक्टर आर मिला। ठीक है, तो वेक्टर आर जैसे मिला, मैं एक बार फिर से ड्रा कर देता हूं, जरा देखना। ये है आपके पास वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया वेक्टर आर, ए प्लस बी। अब a प्लस बी में आपको क्या करना है, c को प्लस करना, तो क्या करना है, ये जो r है, अब इसको, इन दोनों को भूल के सिर्फ इसको ध्यान दे, इसमें c को प्लस करना है, यानी c जैसा इसके टेल को इसके हेड से जोड़ दो, दिस इज वेक्टर c। ठीक है, अब इस वेक्टर c के हेड को यहां r के टेल से जोड़िए, ये टेल से इधर की तरफ ये जो हो जाएगा, दिस विल बी वेक्टर a प्लस बी प्लस वेक्टर c। समझ में आया? इसको, ये आपका दोनों का सम था क्या, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी a प्लस बी में c जोड़ देना, तो ये क्या बन गया, पॉलीगॉन बन गया। इसलिए इसको पॉलीगॉन मेथड भी कहते हैं। मैं इसको पॉलीगॉन मेथड अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं समझता, ये ट्रायंगल मेथड के अंतर्गत ही आता है। ज्योमेट्रिकल मेथड के बाद एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, या जिसे मैथमेटिकल मेथड कहते हो, इसके अंतर्गत भी दो लॉ के रूप में पढ़ा जाता है, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। लॉ का मतलब वही है जो आपने ज्योमेट्रिकल मेथड में जो सीखा स्टेप बाय स्टेप, उसी को लिख देना। तो मैं ट्रायंगल लॉ को ना लिखकर सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ को ही लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर्स जो हों जिनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया हो कि एक पॉइंट से वो किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड को, एक है OP और एक है OS, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा इसी सेम पॉइंट से जाने वाला डायगोनल होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, जो कि हमने ज्योमेट्रिकल मेथड में सीखा। हमें मैथमेटिकल मेथड में, यानी कि हमको इनको प्लस करने का जो कोई फार्मूला मिलना चाहिए वो निकालना है। वेक्टर में r इक्वल टू a प्लस बी, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा वो निकालते हैं। मान लिया कि एक वेक्टर a है और b जो है, इनके बीच का एंगल है थीटा। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर s और o और p, यानी इनके बीच का एंगल SOP, ये थीटा है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है r, ये वेक्टर a से अल्फा एंगल बनाता है, एंगल QOP इक्वल टू अल्फा है, ये हमने मान लिया। नाउ अब हम एक काम और करते हैं इसमें थोड़ा सा, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू वेक्टर a। ये इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं A। E हमने क्या किया है, ड्रा परपेंडिकुलर QE, ऐसे लिखें QE परपेंडिकुलर टू वेक्टर A।
यानी कि OP। OP को आगे बढ़ा दिया E तक और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये वेक्टर B है तो ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इस वजह से ये वेक्टर B है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर B ही होगा, मैग्नीट्यूड इसका B होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर A का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या हो जाएगा A, और B का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या हो जाएगा B। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल चूज करेंगे OEQ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OEQ। OEQ में पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हिंदी में कहें अगर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर कर्ण का काम कौन करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा OQ। OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, OE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, ये बनेगा। फिर OE के दो पार्ट कर सकते हो यहाँ पर। OE क्या हो सकता है, एक तो OP प्लस PE, दो पार्ट कर सकते हैं इसको। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, OE का मतलब हो जाएगा OP प्लस PE होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है क्या है EQ स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर दो। OQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2 OP इंटू PE, और इधर क्या है प्लस का EQ का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इतना नोट कर ले। इक्वेशन 1 के बाद अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और दिख रहा है PEQ। इन राइट एंगल ट्रायंगल PEQ, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर। एंड इतने से नहीं, इसको इक्वेशन 2 माने। एक चीज और यहां पर निकाल लीजिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर आप निकालते हो साइन थीटा इसी ट्रायंगल में, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है QE और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसका PQ। कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जब कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा PE और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PQ, PE अपॉन में PQ। इससे आप क्या निकाल सकते हो, अगर QE निकालना चाहो तो PQ इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, PQ साइन थीटा। एंड यहां से अगर आप PE निकालना चाहो तो PQ इधर आ जाएगा, PQ कॉस थीटा बनेगा। इसको मानता हूं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखो इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में अपने पास क्या है, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OP इंटू PE प्लस EQ का स्क्वायर। अगर मैं इसको और इसको एक साथ कर लूं, जहां P है वहां पर मैं क्या लिख लूं EQ, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
और यहाँ पी था, पी को इधर कर दो, प्लस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या होगा, देखो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। कितने पार्ट को देखो, पी ई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। एक मिनट ध्यान देना, इसको बदलने से फायदा नहीं हुआ, पी को अपने जगह रहने दो और यहां पर क्या था, EQ, EQ को OP से बदलना था, यहाँ पर EQ और यहाँ पर कर दीजिए OP। अब सही है, थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत थी। तो EQ स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर यही है ना, ये किसके इक्वल है, PQ के। तो ये हो गया आपके पास PQ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OP PE। PE किसके इक्वल है, देखिए P इक्वल टू है PQ cos थीटा, PQ cos थीटा, ये हो गया। इसके बाद क्या बच रहा है यहां पर, OP का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक एकदम से श्योर होना चाहिए। यहां तक पहुंच गए तो काम हो गया। नाउ अब देखिए OQ, O से Q तक क्या है, R है। मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो O से Q तक का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर R का मॉड, जिसे आप R से लिखोगे। फिर PQ देखिए क्या है भाई, PQ आपके पास कौन है, ये है PQ, जो कि वेक्टर B के इक्वल है। हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए B का मैग्नीट्यूड, दैट इज ओनली B। और क्या चाहिए, OP हो गया, P अभी OP बाकी है। OP क्या है भाई, OP O से P तक वेक्टर A है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दैट इज A चाहिए। सब हो गया। अब ये सारा वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, OQ कितना है, R है, R स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है, PQ आया है B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OPA, PQB cos थीटा प्लस OP कितना है, OP है A, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसी को सीधा लिख दें और R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, A स्क्वायर को पहले लिखें प्लस B स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट लिख दीजिए 2AB cos थीटा। दिस विल बी रिजल्टेंट। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट R इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये निकल कर आया अपने पास, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकल आया, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालने का मतलब होता है कि रिजल्टेंट पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो यहां पहले वेक्टर से हमने मान लिया कि ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए आप निकालिए tan अल्फा। जब आपको डायरेक्शन बताना तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी होती है। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा ये इस वाले ट्रायंगल में बना है OEQ, इन ट्रायंगल OEQ। OEQ में tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि EQ अपॉन में बेस इसका क्या हो जाएगा? O से लगाकर E तक, या कह सकते हो OP प्लस PE। EQ कितना है? EQ या QE जिसे आपने लिखा है कितना है? QE बराबर है यहाँ पर PQ प्लस PQ साइन थीटा। EQ को QE लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा। नीचे OP कितना है? O से P तक, O से P तक है वेक्टर ए, देख सकते हो O से P तक कितना है? A। अभी ऐसे लिखता हूं मैं OP प्लस PE। PE किसके बराबर है? PE है PQ cos थीटा, PQ cos थीटा। तो इस तरह से अपने पास tan अल्फा कितना हो जाएगा? अपने पास tan अल्फा हो जाएगा, सबसे पहले PQ है, PQ का मतलब हुआ B साइन थीटा। नीचे OP कितना आया है? O से P तक है आपके पास, यहां पर देख सकते हो O से P तक है वेक्टर A, प्लस P से E तक आपके पास कितना आ चुका है? P से E तक आपके पास जो आया था वो था PQ cos थीटा। PQ का मान कितना है? P से Q तक, ये जो PQ है B के बराबर है और cos थीटा। tan अल्फा आपके पास कितना आ जाएगा? B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। हमें अल्फा अगर चाहिए, अल्फा इक्वल टू tan को दूसरे साइड करेंगे, tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos थीटा। तो इस तरह से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, ये था एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। आप रिजल्टेंट तुरंत याद कर लीजिए, R इक्वल टू होता है A अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर A और वेक्टर V के बीच का एंगल है। और डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा इक्वल टू होता है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये दोनों रिजल्ट आप अच्छे से अभी से लर्न कर लो, हमेशा काम आएगा। 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, आगे जब तक पढ़ोगे हमेशा वेक्टर की जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा ये काम आने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। वन मोर थिंग याद रखना, इफ़ केस 1 याद रखिए, इफ़ दोनों वेक्टर A और B एक दूसरे के पैरेलल हो, इफ़ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल, अगर वेक्टर A और B पैरेलल हो, पैरेलल होने का मतलब उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। थीटा अगर 0 हुआ तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा यानी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, जो कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अधिकतम वैल्यू कॉस की कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर ये 1 आ गया तो उस केस में आपके पास आर स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? अंडर रूट यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, कॉस का मान खत्म हो जाएगा। इस केस में आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जिसे आप क्या लिख सकते हो? A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि R आपके पास कितना आ जाएगा? A प्लस B। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इस केस में ये मैक्सिमम निकल रहा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं तब क्या होगा? सेकंड केस, इफ वेक्टर A एंड B आर अपोजिट, अगर अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट होने के केस में उनके बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा कितना? 180।
और cos 180 डिग्री की वैल्यू होता है -1। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1, तो a² + b² -2ab होगा, और -2ab आ गया, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर। और ऐसे केस में जो रिजल्टेंट होता है वो होता है मिनिमम, और वो होता है कितना? a - b। ओके, रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा, वो भी a - b। मॉड लिखना ज़रूरी है, प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। तो रिजल्टेंट a + b होगा अगर दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। और रिजल्टेंट a - b होगा वो भी मॉड का जब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं, यानी अपोजिट हैं। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा उस केस में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये खत्म हो जाएगा, अंडर रूट में सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या? √a² + b²। ये तब होगा जब दोनों वेक्टर क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उम्मीद है वेक्टर एडिशन आपको समझ में आ गया होगा। एडिशन के बाद जो दूसरा अपना अलजेब्रा आता है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, यानी एक वेक्टर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए वेक्टर में क्या है, प्लस करने का तो रूल बना है, लेकिन माइनस करने का, सब्ट्रैक्ट करने का कोई रूल नहीं है। तो उसके लिए कुछ जुगाड़ लगा के सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कैसे, क्या स्टेप होगा? इसके लिए पहला स्टेप 1, फाइंड अपोजिट वेक्टर ऑफ सेकंड या नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर। नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट वेक्टर। ठीक है, सेकंड वेक्टर का मतलब मान लेते हैं वेक्टर P, और पहला वेक्टर मान लेते हैं A है। दूसरा स्टेप होता है ऐड वेक्टर A एंड माइनस का वेक्टर P। ठीक है, प्लस ही करना, जैसा आप रूल लगाते हो, ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, जो भी लगाना चाहो लगाओ, लेकिन आपको दोनों को क्या करना है? प्लस कर देना, किसको? A को और -b को। मतलब आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर A, दूसरा वेक्टर आपके पास है वेक्टर B। तो करिए क्या, सबसे पहले वेक्टर V का नेगेटिव निकालिए, यानी अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल देना, तो ये B से -b बन जाएगा। A और -b को आप प्लस कर दीजिए। A और -b को प्लस करने का अगर हम ट्रायंगल मेथड लगाते हैं तो पहला वेक्टर खींच दीजिए, वेक्टर A। अब इसमें जो -b है, इस यानी B के टेल को A के हेड में ज्वाइन करिए। ये दिस इज -b। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे? A के हेड से B के टेल को ज्वाइन करिए। ये इनका रिजल्टेंट हो गया, जो कि क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस माइनस का वेक्टर B, जिसे आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये तरीका होता है इनको सब्ट्रैक्ट करने का। समझ में आया? ऐड करने का रूल है, सब्ट्रैक्ट करने का रूल नहीं है। आप ये मेथड लगा करके दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कि क्वेश्चन एक आ जाए अगर आपके पास, कह दें वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, वेक्टर B इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, और इनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है 30 डिग्री। आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा फार्मूला आप लगा लीजिए, रिजल्टेंट R = होता है अंडर रूट, आपको डायरेक्शन भी बताना है, दोनों बताना। चलो R = क्या होता है? A² + B² + 2AB cos थीटा। सबके मैग्नीट्यूड को रख लीजिए। A का मैग्नीट्यूड यानी सीधा A कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। B का मैग्नीट्यूड 4 है, 4 का स्क्वायर
प्लस 2a का मतलब हो गया 5, b हो गया 4 और cos 30, तो कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 5 जा 10, 4 जा 40, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, यानी r आ जाएगा आपके पास, इनको प्लस कर लो, 41 प्लस 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20√3। दिस इज रिजल्टेंट यूनिट। डायरेक्शन आपसे पूछे तो अल्फा निकालना, अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। रख दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स b यानी सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 sin 30 डिवाइड बाई a यानी 5 प्लस b 4 cos 30। कैलकुलेट कर लो इसको, क्या हो जाएगा tan इनवर्स sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 2, नीचे 5 प्लस 4 cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, यानी कि 5 प्लस 2 से कटेगा यहाँ 2 आ जाएगा 2√3। दिस इज डायरेक्शन। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को सीखेंगे।